चलो, पेपर नंबर 117 प्रागैतिहासिक काल एवं हड़प्पा संस्कृति, ये आपने देखा पेपर, और इसमें पहला देख रहे हैं हम खंडा। वही 3 मार्कर क्वेश्चन है ना, कैसे लिखना है इस पर बात करेंगे। तो जो पहला 3 मार्कर क्वेश्चन है वो है रॉबर्ट ब्रूसफुट। अब रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन है? ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्वविद। देखो, अपने को टू द पॉइंट होना है। जब आप लिखना शुरू करोगे तो किस तरह से लिखना है, ये क्वेश्चन आंसर सेशंस में भी आपको मिलेगा। तो अब मुझे लिखना होता तो मैं क्या लिखता? प्रसिद्ध पुरातत्वविद। और जो इन्होंने काम किया शुरुआती स्तर पे वो लिख देना है कि भैया 1863 में मद्रास के निकट पल्लवरम से इन्होंने पहले प्रागैतिहासिक उपकरणों की खोज की थी, और उसके बाद में भारत में प्रागैतिहासिककालीन उपकरणों की खोज का एक कार्य शुरू हो गया था। मतलब आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में जो काम करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे वो यही थे, रॉबर्ट ब्रूसफुट। ठीक, दूसरा सेगमेंट आगे बढ़ते हैं। दूसरा 3 मार्कर क्वेश्चन जो आपको फर्स्ट पेपर में मिलेगा वो है आदमगढ़। अभी मैं प्रागैतिहासिक काल के 3 मार्कर क्वेश्चंस पिक कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, पुरातत्वविद हैं। इसके बाद में है आदमगढ़, मध्य प्रदेश। अब सबसे पहले लोकेशन बतानी। जब भी कोई साइट पूछे आपसे, ध्यान दीजिए, जब भी कोई स्थल पूछा जाए आपसे, चाहे वो हड़प्पा का हो, चाहे वो महाजनपद काल का हो, चाहे वो प्रागैतिहासिक काल का हो, तो जब भी कोई स्थल आता है तो सबसे पहले लोकेशन बतानी है। लोकेशन कहाँ मिलेगी आपको? आप बताइए। होशंगाबाद जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के। और किस काल का स्थल है, यहाँ से किस समय के उपकरण मिले हैं? तो वो है मध्य पाषाणकालीन, मेसोलिथिक टाइम पीरियड के उपकरण मिले हैं। अब जो मिला है उसमें महत्वपूर्ण क्या है? यहाँ पर आपको मध्य पाषाणकालीन पशुपालन किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य 2 जगह से मिले हैं। नंबर 1 राजस्थान के बागोर से, और नंबर 2 होशंगाबाद के आदमगढ़ से। ये दोनों मध्य पाषाणकालीन। मध्य पाषाण काल में ही हमने सबसे पहले क्या किया था? पशुपालन आरंभ किया था। इसके बाद में यहाँ से गुफाएं भी मिली हैं, यहाँ से रॉक शेल्टर्स भी मिले हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 3 चीज़ें, 3 में से 2 भी लिख देंगे, पर्याप्त। अगला जो स्थल है वो है लहुरा देव। ये हो सकता है आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, जो भी हो, पर ये 3 मार्कर में आने की हैसियत रखता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेहरगढ़ एक न्यूलिथिक साइट है, उसी तरह की एक साइट है लहुरा देव। लोकेशन कहाँ पर है? तो आप बताइए। उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले। कहाँ पर है? संत कबीरनगर डिस्ट्रिक्ट में लहुरा देव मिला है। और यहाँ पर 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व के बीच के एविडेंस मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, जो कि नवपाषाणकालीन है। और कृषि किए जाने के साक्ष्य, यहाँ पर चावल की कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, ये एक नवपाषाणकालीन स्थल है। और उसके बाद बता दीजिएगा कि लहुरा देव से पहले, इतना पर्याप्त है। आप ये भी बता सकते हैं कि वर्तमान में लहुरा देव को सबसे पहला ऐसा स्थल माना जाता है जहाँ पर कृषि की गई थी। ये स्थान पहले मेहरगढ़ का हुआ करता था, कि जो बात पहले मेहरगढ़ के लिए कही जाती थी अब वो लहुरा देव के लिए कही जा रही है। नेक्स्ट 3 मार्कर क्वेश्चन है वो है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा बताइए, नवपाषाणकालीन स्थल है, और उत्तर प्रदेश के निकट, या उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट है, जिसको हम पहले इलाहाबाद बोलते थे, वहीं पर बेलन नदी घाटी क्षेत्र में कोल्डी हवा स्थित है, जहाँ से 6500 ईसा पूर्व के आसपास चावल की कृषि किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से चावल की भूसी, है ना, चावल का जो छिलका होता है वो मिला है हमें। इससे हमें यहाँ पर चावल उत्पादन के साक्ष्य मिलते हैं। कोल्डी हवा भूलिएगा मत, आ सकता है। फिर एक नाम है बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी। मेहरगढ़, जिसको हम बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कह रहे हैं। देखिए, मेहरगढ़ की जगह मैंने उसका जो निकनेम है वो लिया। मान लीजिए कि कोई निकनेम आ गया तो आप पहचान पाएंगे किसके बारे में चर्चा हो रही है। जैसे कि बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी, यानी कि द ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान, ये है मेहरगढ़। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है, मतलब आपको जानकारी है। फिर आप बता दीजिए कि मेहरगढ़ जो है वो नवपाषाणकालीन स्थल है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। मिला क्या? यहाँ से हमें कृषि किए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, प्राचीनतम, ओल्डेस्ट। आराम से लिखिए। अब इस बात को ध्यान दीजिए कि इस बार आया था बालाथल संस्कृति के बारे में चर्चा कीजिए। क्या आया था? बालाथल संस्कृति के बारे में चर्चा कीजिए। इसी तरह का एक और प्रश्न फ्रेम किया मैंने। ये जो 3 से 4 लाइनें हैं, ये लगभग 25 से 30 शब्द हैं। इसको जब आप लाइव सेशन में हिस्ट्री पढ़ते हैं, देखो एक ही बात बता रहा हूँ। आप कुछ मत करिए, मान लीजिए कि आप मेंस के कोर्स में इनरोल्ड हैं। यहाँ मैंने जो प्रागैतिहासिक काल पढ़ा है, अगर उसको देखते हैं तो फिर मेहरगढ़ या बालाथल संस्कृति के बारे में लिखना है तो उतना मैटर मैं निकाल के बताऊंगा आपको। अभी कुछ देर में बालाथल संस्कृति पे बात करूंगा मैं, तो किस तरह से वो 3 अंक से 5 अंक में यह तब्दील होता है, इस बात को समझना पड़ेगा।
बहुत आसानी से। पर ध्यान दीजिएगा पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में सबसे ज़्यादा महत्व है 3 अंक का, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा इधर 3 मार्कर पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ज़रा। तो मेहरगढ़ से हमें क्या मिले? कृषि किए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य। अवस्थिति कहाँ पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, और इसको ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान अर्थात बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहते हैं। अब देखिए ये आ गया है बालाथल। ये बालाथल मैंने पढ़ाया था। कहाँ पढ़ाया था? ये आप उठाइए वीडियोस और मुख्य परीक्षा की क्लासेस जो ली थी उसमें देख लीजिए। बालाथल के बारे में मैंने बताया कि सबसे पहले ये प्रागैतिहासिक स्थल है। कहाँ पर स्थित है? वर्तमान राजस्थान के उदयपुर के निकट है। उत्खननकर्ता कौन है? वीएन मिश्र है। और यहाँ से हमें मृदभांड मिले, तांबे के औजार मिले, और ये संपर्क में थे हड़प्पावासियों। तो एक प्रागैतिहासिक स्थल बालाथल। अब मान लीजिए कि इसको 5 अंक में लिखा होता तो यहाँ क्या होता? बालाथल संस्कृति के बारे में चर्चा कीजिए। तो बालाथल संस्कृति आप बताइए कि भैया बालाथल संस्कृति कैसे उत्तर फ्रेम होता इसी रॉ मटेरियल पे। देखिए बालाथल संस्कृति राजस्थान राज्य के उदयपुर के निकट पाई गई है। यह एक प्रागैतिहासिक कालीन संस्कृति थी जिसकी खोज वीएन मिश्र द्वारा की गई तथा उत्खनन कार्य किया गया। बालाथल संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण बात है कि ये लोग मृदभांड का निर्माण करना जानते थे। ये तांबे के औजारों का प्रयोग कर रहे थे। साथ ही साथ यहाँ से प्राप्त उत्खनन से हमें जानकारी मिलती है कि इनका संपर्क हड़प्पा वासियों से था। खत्म। ये इस बार अप्रैल 2022 में जो पेपर हुआ मुख्य परीक्षा, उसमें बालाथल संस्कृति पे क्या लिखा जाना चाहिए उसका उत्तर है, उसकी रूपरेखा है। ठीक है, अगर आपको इसको 3 अंक में लिखना है तो बस 3 लाइनें लिखनी है। नंबर 1 प्रागैतिहासिक स्थल, दूसरी लाइन भी नहीं लिखनी है, पूरा सेंटेंस भी फॉर्म नहीं करना है। अवस्थिति राजस्थान के उदयपुर के निकट, उत्खननकर्ता वीएन मिश्र, यहाँ से मृदभांड तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। ख़त्म। ये 3 लाइनों में ख़त्म करना है, इससे आपको 3 अंक पूरे मिलेंगे। पर इसी चीज़ को एलोबरेट करेंगे तो ये 5 अंक पे पहुँच जाएगा। ये चीज़ 11 अंक पे नहीं ले आ सकती, ये तो 3 अंक में आएगी या 5। इसी तरह से मेहरगढ़ भी मेहरगढ़ संस्कृति के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। उसी तरह से लहुरा देव संस्कृति भी पूछा जा सकता है। ये बहुत सिंपल सी बात है, इसको आपको मॉडिफाई ही करना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि ये चीज़ें रॉ मटेरियल में है, ये चीज़ें सब जगह है। पहले तो इस तरह से व्यवस्थित हो, उसको वहाँ से निकाला जाए, क्योंकि अभी तो क्या है, ये लो भैया किलो से मटेरियल लो, दम है तो उसमें से काम की चीज़ निकाल लो, फिर समझ लो, है ना। तो ये समझना और सही मैटर निकालना ये बहुत बड़ी चीज़ है बेटा। फिर उसके क्वेश्चन आंसर की तरकीब के कैसे क्वेश्चन और कैसे आंसर लिख सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो बालाथल पे बात हो गई हमारी। अब हम बात करते हैं गणेश्वर। गणेश्वर भी एक प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है। देखो मैं एक बहुत सेफ साइड बता रहा हूँ आपको। अगर आपको किसी स्थल के बारे में ये ना पता हो कि भैया ये पूरा पाषाण काल का है, मध्य पाषाण काल का है, नव पाषाण काल का है, महापाषाणिक है या फिर ताम्र पाषाणिक है, सीधे सबसे एकदम सेफ साइड है, उसको लिखो प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज। खत्म। हिस्टोरिक एज कहाँ से शुरू होगा? किताबों पे बात करें, एनसीईआरटी बात करें तो महाजनपद काल से हिस्टोरिक एज शुरू करते हैं। उससे पहले की अगर कोई भी साइट है तो उसको प्रागैतिहासिक काल लिख सकते हो। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, अगर आपको पता है कि भैया आदमगढ़ मध्य पाषाणकालीन है, मेहरगढ़ लहुरादेव नव पाषाणकालीन है, और भीमबेटका की गुफाएं पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं, तब तो ठीक है, इतना गहरा नॉलेज है तो आपको। नहीं तो सबसे सेफ साइड प्रागैतिहासिक काल लिखिए, आपका नंबर नहीं कटेगा, आपको 1 नंबर भी मिलेगा। लोकेशन बता दीजिए, लोकेशन क्या है गणेश्वर की? राजस्थान के सीकर जिले में काटली नदी के किनारे। क्या क्या मिला यहाँ से तो बताइए भैया। गणेश्वर ये जो क्षेत्र है ये तांबा औजारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बड़ी मात्रा में तांबे के औजार मिले, और ये तांबे के औजार कहाँ पहुँचते थे? हड़प्पा वासियों से संपर्क था। ऐसा माना जाता है कि गणेश्वर से प्राप्त तांबे से बने औजार पहुँचते थे हड़प्पा वासियों तक। हड़प्पन साइट्स पे यही औजार मिले। बस अब ये प्रश्न फ्रेम हो कि भैया बताइए गणेश्वर संस्कृति पर टिप्पणी कीजिए 5 अंक। तो बताइए गणेश्वर संस्कृति एक प्रागैतिहासिक संस्कृति है जिसका संपर्क हड़प्पाई संस्कृति से था। गणेश्वर संस्कृति के साक्ष्य हमें राजस्थान के सीकर जिले में काटली नदी के आसपास के क्षेत्रों से मिलता है। गणेश्वर संस्कृति के लोग कृषि पशुपालन जानते थे। साथ ही साथ यहाँ पर मृदभांडों के साक्ष्य मिले हैं और ताम्र औजार मिले हैं। ताम्र उत्पादन के लिए गणेश्वर संस्कृति प्रसिद्ध थे और हड़प्पा वासियों को ये तांबे के औजार विक्रय करते थे।
ख़त्म। ठीक है, इस तरह से हमें बात करनी पड़ेगी। अगला है चन्हूदड़ो। अब जो स्थल है चन्हूदड़ो, इस पे बात करते हैं। फिर वही, अब हम कहाँ आ गए हैं? अब हम आ गए हैं हड़प्पा स्थलों पे, हड़प्पा सभ्यता के 3 मार्कर पे आ गए। चन्हूदड़ो, अच्छा ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि सर क्या ये पूरा होगा? पिछले साल के जो पेपर बनाए वहाँ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई भी चीज़ रिपीट ना हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ दे दी है, बहुत सारी चीज़ इधर दे रहा हूँ। तो जो टेस्ट पेपर हैं उसको भी लेकर मैं इस तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों के मिला के लगभग 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ मिल जाए आपको, और 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लिखवा दूँ सुबह वाली शिफ्ट में, मतलब क्वेश्चन आंसर सेशन में। तो ये लगभग 10,000 का मैटर हो जाए। तो 5000 तो मेरे द्वारा जो लिखा है उसको लिख लीजिए, दूसरे 5000 ये लिख लीजिए। आपका पेपर आपके नोट्स में रहेगा। बस ध्यान रखना कि आपकी फ़ाइल कोई ले ना जाए 4 महीने तक जो आप लिखे। ठीक है भाई, नहीं तो बवंडर है फिर। चलो, चन्हूदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लोकेशन बता दीजिए भैया, सिंधु नदी के बाएं तट पर। इसकी खोज जो की है वो NG मजुमदार ने की है। और चन्हूदड़ो से क्या मिला? मनका बनाने का कारखाना। जो बीट्स है वो मिला है, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ पर एक वक्राकार ईंट भी मिली है। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला भी कहते हैं। बता दीजिए मोहनजोदड़ो क्या है? मोहनजोदड़ो एक हड़प्पाकालीन पुरातात्विक स्थल है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी, और यहाँ से हमें बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ। अच्छा, ध्यान दीजिएगा कि मोहनजोदड़ो पर 5 अंक में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये जो बिंदु, ये जो स्लाइड है, ये जो देख रहे हैं आप, इसको आधार बनाकर आप 5 अंकीय प्रश्न लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मोहनजोदड़ो हड़प्पाकालीन स्थल मोहनजोदड़ो पर टिप्पणी कीजिए, 5 अंक में आ गया, तब क्या लिखोगे? सबसे पहली बात आप ये बताओ कि मोहनजोदड़ो जो है वो एक हड़प्पाकालीन स्थल है। नंबर 2, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो नामक हड़प्पा स्थल की खोज राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में की गई थी। यह एक ऐसा, अगला बिंदु, यह एक ऐसा महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है जहाँ से एक बड़ा स्नानागार मिला है। यहाँ से एक डांसिंग स्टैचू या डांसिंग गर्ल की स्टैचू या प्रसिद्ध नृत्य करती हुई एक प्रसिद्ध मूर्ति मिली है, जो कि कांसे की बनी हुई है। यहाँ से अन्नागार मिला, यहाँ से पुरोहितों के आवास मिले। फिर बताएं कि हड़प्पाई संस्कृतियों में जो 1400 स्थल मिले, उनमें से हड़प्पा के पश्चात मोहनजोदड़ो काफ़ी विख्यात है। इतनी बातें आप लिखेंगे, 5 में से 4 अंक आपके कहीं नहीं गए। बस आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें हैं इसको यूटिलाइजेशन कैसा करना पड़े। आपको पास में, देखिए आपके पास हथियार होंगे, उन हथियारों को कैसे यूटिलाइजेशन करना है ये सीखना है आपको, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। अगला जो हड़प्पा स्थल है वो है लोथल। सबसे पहले बताइए कि लोथल एक हड़प्पा स्थल है। यह गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज SR राव द्वारा की गई थी। यहाँ से हमें एक डाकयार्ड मिला है, जिससे हमें ये पता लगता है कि हड़प्पाई लोगों का जो व्यापारिक संपर्क है वो विश्व के अन्य देशों या अन्य सभ्यताओं से भी था। इसको कैसे लिखना है, इतनी बातें कैसे लिखोगे, इसके लिए आपको उस सेशन में आना पड़ेगा। ठीक है, यही सुबह मैंने डिस्कस किया था। सुबह मैंने इथिक्स का पेपर इस बारे में चर्चा की थी, क्योंकि इथिक्स को लिखने में सबसे ज़्यादा समस्या आती है। थिंकर्स पे बात हुई थी, आप में से बहुत सारे बच्चे उस समय थे। तो इधर मैं फर्स्ट पेपर ले रहा हूँ, उधर मैं 4th पेपर ले रहा हूँ। ठीक, काली बंगा या काले रंग की चूड़ियाँ, मान लीजिए कि स्थल पूछा गया, तो सबसे पहले बताइए कि ये एक हड़प्पा स्थल है। दूसरा बिंदु, यह राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष द्वारा की गई थी, और यहाँ से हल रेखा के साक्ष्य मिले हैं, जो कि कृषि किए जाने के साक्ष्य, एक साथ 2 फसलें उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ये बताइए आप बाकायदा आरेख बना के बनाइए, कोई समस्या नहीं। अगला है बनवाली। बनवाली हड़प्पा स्थल है। दूसरी बात बताइए कि यह हरियाणा के हिसार जिले में विलुप्त सरस्वती नदी किनारे या फिर घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज RS विश्व द्वारा की गई थी, और यहाँ से हमें मृदभांड मिले हैं, उपकरण मिले हैं कांसे के, ये सब बता दिए। और साथ ही बताइए कि पक्की मिट्टी से निर्मित एक खिलौना हल भी मिला है। एक ऐसा खिलौना मिला है जो कि हल की अनुकृति को दर्शाता है। चलो आगे बढ़ते हैं धोलावीरा पे। तो जब धोलावीरा के बारे में, अच्छा ध्यान दीजिएगा कि जिस तरह से इस बार बालाथल संस्कृति पर बात करने के लिए आ गया था क्वेश्चंस, इस तरह से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा और लोथल, ये 4 ऐसी साइड्स हैं जिन पर 5 अंक में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है।
तो ये 4 ऐसी जगह हैं जहाँ पर 5-5 अंक के क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। जब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन कराऊंगा तो एक बार इन पर मैं 5-5 अंक के क्वेश्चंस बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बताइए कि जो धोलावीरा है वह एक हड़प्पाई साइट से, नंबर 2 इसकी लोकेशन क्या है, इसके खोजकर्ता जेपी जोशी हैं और क्या मिला है यहाँ से। तो आप बताइएगा कि यहाँ पर जहाँ अन्य हड़प्पाई नगर 2 भागों में विभाजित है, 3 भागों स्टेडियम है, यहाँ पर एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं, ड्रिंकिंग वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मिला है बढ़िया, और यहाँ से एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड मिला है जो कि काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा इन द सेंस की है जितने भी लिखित साक्ष्य मिले हैं हड़प्पाई लिपि के उनमें सबसे बड़ा साक्ष्य इनसे मिला है। ये आप बता सकते हैं, ये 5 अंक में आ सकता है। ये जो स्लाइड्स है, ये जो क्वेश्चन है, ये 5 अंक में संभावित है। इसके बाद अगला है कोटदीजी। कोटदीजी के बारे में भी मैं आपको ये कहूँगा कि सबसे पहले बताएं हड़प्पाई स्थल, नंबर 2 पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। पूरा सेंटेंस लिखना ही नहीं है, ये जितनी चीज़ें हैं इसमें से 1/3 चीज़ें वही लिखनी है, परंतु शब्द 2/3 कम करने हैं। ठीक है। खोज फजल अहमद द्वारा। क्या मिला? कांसे की चूड़ियाँ, धातु के उपकरण। अगला दयाराम साहनी। ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि हड़प्पा संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उसकी खोज से हुए। सबसे पहले इनका प्रोफेशन बताइए, आर्कियोलॉजिस्ट हैं। फिर ये बताइए 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में इन्होंने हड़प्पा नामक नगर की खोज की थी। अगर इतना भी कर देते हैं तो बढ़िया है, फिर भी अगर लगे तो बताइए दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, ये 2 ऐसे लोग हैं जिनको हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय दिया जाता है। अगला है राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी के बारे में सबसे पहले बात वही कि भैया आर्कियोलॉजिस्ट है, नंबर 2 1922। दूसरी बात 1922 में इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, और राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ये हड़प्पा संस्कृति के खोज करता है। ये लिखिए, आपका काम बनेगा। इसी तरह से सुत कांगे डोर पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। सुत कांगे डोर को बताइए कि भैया यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, एक हड़प्पाई स्थल है। दूसरा, इसकी खोज ऑरेल स्टाइन द्वारा की गई थी। ये एक बंदरगाह नगर है, ये भी एक पोर्ट सिटी है जिस तरह से लोथल हुआ करता था। अगला जो नाम है वो है रोपड़ का। हड़प्पाई स्थल है, नंबर 2 भारत के पंजाब प्रांत में सतलुज नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की थी, और यहाँ पर एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया। ये चीज़ें प्रीलिम्स में भी काम की है, बहुत काम की, एज इट इज़ काम की है ना। तो चीज़ें ध्यान रखिए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर ऐसा है जिसको करते हुए आप अगले जनवरी की जो प्रीलिम्स है वहाँ भी काम करेंगे। ठीक है। अगला राखी गढ़ी के बारे में बताइए। हड़प्पाई स्थल, नंबर 2 हरियाणा के जिंद जिले में है, घग्गर नदी के किनारे। खोज करता है सूरजभान, और यहाँ से हड़प्पाई संस्कृति के साक्ष्य मिले। खत्म। इसके बाद में आ जाइए कुणाल। हड़प्पाई स्थल है, हरियाणा के हिसार जिले में है, घग्गर नदी के किनारे है। जोशी तथा RS विस्ट ये 2 लोग हैं जिन्होंने इसकी खोज की थी तथा उत्खनन किया था। यहाँ से एक महत्वपूर्ण जो चीज़ मिली है वो है सोने का मुकुट। यहाँ से एक सोने का मुकुट मिला है जो कि हड़प्पा काल का है। इसी तरह से रंगपुर है। रंगपुर एक हड़प्पाई स्थल है, नंबर 2 गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भादर नदी के किनारे स्थित। इसकी खोज की है SR राव द्वारा। रंगपुर से क्या मिला? धान की भूसी के साक्ष्य, दैट्स इट। चावल की कृषि के साक्ष्य हैं यहाँ से। ये वो तीन अंकीय प्रश्न हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, पेपर नंबर 1, 2 और 3 में सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे ज़्यादा अंक कमाने का जो तरीका है वो 3 मार्कर है। जिसने यहाँ पर 3 मार्कर पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी, क्योंकि 5 अंक की प्रश्न पे जाओगे ना तुम तो बहुत अच्छे अंक मिलेंगे, तो 3.5 या 4 मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिए। अब आ जाइए खंड ब में, जिसमें हम 5 अंकीय प्रश्नों पर बात करेंगे। 50 शब्द के आसपास आंसर होने चाहिए। जैसे कि पहला, मेहरगढ़ संस्कृति पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए, जैसे बालातल संस्कृति आया है, तो मान लीजिए कि मेहरगढ़ संस्कृति आ जाए कि मेहरगढ़ संस्कृति पर टिप्पणी कीजिए, तो क्या क्या बताएंगे। अभी शब्द ज़्यादा है, इसको कम कैसे करना है वो एक अलग तरीका है। मेहरगढ़ नवपाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में क्वेटा के निकट स्थित है। ये तो आपको पता ही है। तो आपको बताना है कि मेहरगढ़ संस्कृति जो है वो एक नवपाषाणकालीन संस्कृति है। मेहरगढ़ संस्कृति के साक्ष्य पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से मिलते हैं। मेहरगढ़ संस्कृति की विशेषताएं क्या क्या हैं? नंबर 1, नवपाषाणकालीन संस्कृति है। नंबर 2, मेहरगढ़ संस्कृति में कृषि किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से आयताकार मकान मिले हैं, आयताकार मकानों में रहते थे, तांबा धातु का प्रयोग करते थे।
इसके अलावा मेहरगढ़ संस्कृति ही कालांतर में विकसित होते हुए हड़प्पाई संस्कृति में विकसित हुई। खत्म। ये 4-5 बातें आप लिखिएगा, काम होगा। इसके बाद अगला है हड़प्पा कालीन सामाजिक विशेषताओं को बताइए। अब आपने हड़प्पा संस्कृति को पढ़ा है तो हड़प्पा कालीन समाज के बारे में सबसे पहली बात ये बताइए कि हड़प्पाई सामाजिक व्यवस्था को जानने के स्रोत क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य। कुछ साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिले। जो साहित्यिक साक्ष्य या लिपिगत साक्ष्य मिले उनको हम पढ़ नहीं पाए। अब यहाँ से जो समाज व्यवस्था है उसके बारे में क्या जानकारी मिलती है? जो नगर नियोजन प्रणाली और जो मकानों की संरचना है उसके आधार पर हमें पता लगता है कि यहाँ पर आर्थिक रूप से विभाजन था। चतुर्ण व्यवस्था या फिर किसी धार्मिक आधार पर समाज के विभाजन का कोई चिन्ह हमें नहीं दिखाई देता। तीसरी बात, जो साक्ष्य मिले उससे हमें पता लगता है कि मात्र सत्तात्मक समाज के लक्षण हैं। इसके अलावा यह भी पता लगता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसे साक्ष्य नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े या युद्ध हुआ करती, यानी कि शांतिपूर्ण सरल समाज था, बेहतर स्थिति। निष्कर्ष, एक ऐसा समाज जो कि आदर्श के रूप में हो सकता था, एक ऐसी संस्कृति जो लगभग 1000 सालों तक शांतिपूर्ण तरीके से चलती है। इस प्रश्न का उत्तर आप इन 5 बिंदुओं के अंतर्गत दे सकते हैं। अगला, हड़प्पा संस्कृति पर टिप्पणी कर दीजिए या हड़प्पा सभ्यता पर टिप्पणी कर दीजिए। तो बता दिए सबसे पहली बात कि हड़प्पा संस्कृति का विकास भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत क्षेत्र में सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के आसपास हुआ है। सिंधु उसकी सहायक नदियों के आसपास हुआ। नंबर 2 बात, यह एक नगरीय संस्कृति थी। नगरीय संस्कृति का मतलब यहाँ पर जो ग्रामीण बस्तियाँ थी, जो नवपाषाण कालीन है, वो धीरे धीरे विकसित हुए, नगर को जन्म दिया। भारत में पहली बार नगर इसी समय देखे गए। इसका जो समय काल है कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर वो 3500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व या 1500 ईसा पूर्व के आसपास है। फिर इसके 3 चरण बता दीजिए आप। ये भी बताइए कि भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी क्योंकि इसमें कांसे का प्रयोग देखा गया था। नवपाषाण काल में जो तांबा का प्रयोग हमने सीखा था वो धीरे धीरे विकसित होते हुए यहाँ पर कांसे के रूप में विकसित हुआ था। लोहा नहीं था, ये भी बता दीजिएगा, कोई समस्या नहीं। तो आपको अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता पर टिप्पणी करें तो क्या क्या लिखना है? नंबर 1, क्षेत्र किस क्षेत्र में विकसित हुई। नंबर 2, किस काल की है? नवपाषाण काल की है। फिर ये बताना है कि नवपाषाण कालीन है, नवपाषाण काल से विकसित हुई है। फिर नगरीय सभ्यता थी, ये महत्वपूर्ण बात है। फिर ये भी बताना है कि कांस्ययुगीन थी। फिर अगर लगे तो बता दीजिए कि भैया इसका संपर्क अंतर्राष्ट्रीय सभ्यताओं से भी था, कि अंतर्राष्ट्रीय मेसोपोटामियाई सभ्यता व सुमेरिय सभ्यता से तथा मिस्री सभ्यता से इसका संपर्क था। इतना पर्याप्त, इतना स्कोप भी नहीं है 5 अंक में लिखने का। अच्छा ध्यान दीजिए, 5 अंक में से औसतन आपको 3 साढ़े 3 मिलना है। उधर 3 में से 3 डायरेक्ट मिल जाएंगे, इस बात को भी समझिए। इसके बाद एक प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली पर प्रकाश डालिए। इस बार पूछा गया था ये, ठीक है। ये पिछले साल जो क्लास थी वहीं से उठाया मैंने। अगर हमें बताना है तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का एक सामान्य परिचय दीजिए कि हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है। फिर उसके बाद में नगरों की रूपरेखा बताना है हमें। नगरों की रूपरेखा किस प्रकार की थी? तो नगरों की रूपरेखा में आप बताइए कि यहाँ पर जो चतुष्कोणीय पद्धति के आधार पर नगर जो बनाए गए वो खाका आधारित थे। इसका मतलब है कि पहले हम पूरा एक प्लान तैयार करते थे और उसके बाद में नगरों को विकसित करते थे, पूर्व नियोजित नगर जिसको बोलते हैं। शतरंज नुमा जाल नुमा प्रणाली पर नगर विकसित किए गए थे। भवन निर्माण एक जैसे हुआ करते थे। पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। जल निकासी व्यवस्था बेहतर थी। ये ऐसी बातें हैं जो कि नगरीय व्यवस्था के बारे में आप 4-5 बिंदु यहाँ बता सकते हैं। अगला प्रश्न, अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा कालीन धार्मिक जीवन के तत्वों पर प्रकाश डालिए, ये 5 अंक में आ जाए, तो सबसे पहले बताइए कि भैया हड़प्पा संस्कृति की जो धार्मिक विशेषताएं हैं वो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हमें पता लगती है। इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकृति प्रधान धार्मिक व्यवस्था के चिन्ह दर्शाती है, जहाँ पर पृथ्वी को उर्वरता की देवी के रूप में या मातृ शक्ति के रूप में पूजा किया जाता था। वहीं पर पुरुष शक्ति या परम पुरुष को या शिव को सृजन शक्ति के रूप में पूजा जाता था। यहाँ पर योनि के चिन्ह तथा लिंग पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक। इसके बाद में जो धर्म था वहाँ पर आप देखेंगे कि मात्र सत्तात्मक समाज के लक्षण नजर आते हैं। नारी मणि मूर्तियाँ, नारी मिट्टी की मूर्तियाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में मिलती। प्रजनन शक्ति के रूप में योनि पूजा के साक्ष्य मिलते हैं।
फिर ये भी बताइए कि जो धर्म था यह पूरी तरह से इहलोक केंद्रित था, ना कि पारलौकिक। अर्थात पारलौकिक जीवन के बारे में तो तब, स्वर्ग नर्क के बारे में तब पता लगता है जब रिटर्न कुछ मिले, रिटर्न तो कुछ मिला ही नहीं। इसके बाद बताइए कि हड़प्पाकालीन धर्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि आज भी कंटिन्यू, जैसे कि पशुपति शिव की पूजा है, वृक्ष पूजा है, नाग पूजा है, अग्नि पूजा है। इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, वृक्ष पूजा में कौन सा वृक्ष था? पीपल। ध्यान आया कुछ भी? बस इतना बताइए। ठीक है बच्चों, तो ये 5 प्रश्न मैंने 5 अंक के लिए बताएं। अब हम चलेंगे 2 प्रश्नों की तरफ जो कि 11 अंक के लिए होगी। तो किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं? जैसे कि प्रागैतिहासिक काल से एक बड़ा प्रश्न बन सकता है कि नवपाषाणकालीन विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। नवपाषाण काल के बारे में चर्चा हो सकती है। तो सबसे पहले एक सामान्य परिचय, आप ये बताएं कि नवपाषाण काल वर्तमान मानव सभ्यता का आधार है, क्योंकि इस समय जो चीज़ें विकसित हुई उन चीज़ों ने वर्तमान मानव सभ्यता को एक आधार प्रदान किया है और हम तभी यहाँ तक पहुँचे। अभी भाषा इतनी सारी लाइनें बोली, लिखा क्या मैंने? वर्तमान मानव सभ्यता का आधार नवपाषाण काल को माना जाता है। एग्जामिनर समझ रहा है, वो उसी में जी रहा है, मर रहा है। आप बस हिंट करिए, आगे बढ़िए। फिर इसका काल बता दीजिए कि भारतीय संदर्भ में, क्योंकि यूरोपीय संदर्भ में ये थोड़ा सा पहले, भारतीय संदर्भ में नवपाषाण काल का टाइम पीरियड है 10,000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व। 2 लाइनें बताई, सामान्य परिचय दिया, उसके बाद बताइए कि भैया विशेषताएँ यही है। नंबर 1, इसी काल में कृषि आरंभ हुई, स्थायी कृषि आरंभ हो गई। इससे पहले स्थायी कृषि के साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य सीधे बताइए, मेहरगढ़, लहुरादेव, कोल्टियोवर। इससे ज़्यादा वो जानना नहीं चाह रहा आपसे, ना ही स्कोप है। फिर बताइए कि आग पर नियंत्रित प्रयोग या आग की शक्ति का नियंत्रित प्रयोग करना, या आग की शक्ति पर, आग की शक्ति पर या फायर पावर पर कंट्रोल इस्टेब्लिश करना, ये महत्वपूर्ण ताकत रही है हमारी। इसके कारण हम अन्य जंगली जानवरों से बेहतर साबित हुए और यहाँ तक पहुँचे। खाने को पकाना सीखा, स्वादिष्ट बना, कि बैक्टीरिया फंगी से बचे, जीवन की संभाव्यता बढ़ी और मानव सभ्यता यहाँ तक पहुँची। ठीक। तांबा धातु का प्रयोग, सबसे पहली बार धातु का प्रयोग करना हमने इसी समय सीखा। मेहरगढ़ से धातु प्रगलन के साक्ष्य मिले हमें। पशुपालन में वैविध्य, मध्य पाषाण काल में हमने पशुपालन सीखा था, परंतु इस बार हमारे पास पशुपालन में पहले हमने कुत्ता पकड़ा, फिर हमने गाय पकड़ी, फिर भेड़ बकरियाँ पकड़ी। इससे क्या होगा? दूध, मांस, अंडा, ये सब मिलेगा। तो उससे क्या होगा? हम एक ही स्थान पर रहकर जीवन जी पाएंगे। पाषाण उपकरणों में हमने बेहतर तकनीकी का विकास किया और पॉलिश करना सीख लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब हमारे पास बेहतर तरीके के उपकरण हैं, ज़्यादा बेहतर उपकरण हैं, तांबा धातु के भी उपकरण हैं। इससे हम शिकार करना या अपने जीवन की रक्षा करना बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। साथ ही साथ अब हमने पहिए का आविष्कार कर लिया। पशुपालन हो ही गया था, तो अब हमने बैलगाड़ी जैसी व्यवस्थाएं कर ली और अब हम लंबी दूरी तक जा सकते थे और वापस आ सकते थे। इससे क्या होगा? इससे हमें परिवहन के साधनों में बेहतर स्थितियां बनेगी। ज़्यादा लंबी दूरी तक जाने के कारण रिसोर्सेज ज़्यादा बेहतर मिलेंगे, तो हम रिसोर्स को एकत्रित कर पाएंगे। बस यही चीज़ें, इनमें से 1-2 लाइन लिखनी है आपको, हेडिंग डाल के लिखिए आराम से। इसी समय हमने पहली बार कच्ची मिट्टी के मकान बनाए। इसी का विकसित रूप हड़प्पा काल में पकी हुई ईंटों का प्रयोग था। पहली बार हमने कच्ची मिट्टी का प्रयोग इसी समय किया, मकान बनाना सीखा, बस्तियां बनी, धर्म का विकास हुआ, ये सब इसी समय हुआ है। पारलौकिक जीवन, जब साथ रह रहे हैं, खाना हो गया है, सुरक्षा हो गई है, तो फिर कि भैया अब मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, ईश्वर है कि नहीं है, इस जीवन में हमारा क्या लक्ष्य है, इस तरह की बातें होने लगी और यहीं से धर्म की बातें शुरू हुई। बस यही बातें हैं। आखिरी में आप निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि भैया नवपाषाण काल जो है वह मानव सभ्यता, वर्तमान मानव सभ्यता के आरंभिक आधार के रूप में है। आज जहाँ भी हम बैठे हैं, ये सारे लक्षण आपको शुरुआती स्तर पर दिखाई देते हैं नवपाषाण काल में। ठीक है बच्चों, इसके बाद में जो दूसरा सेगमेंट है वो है हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति की कला पर टिप्पणी कर दीजिए। अब हड़प्पा संस्कृति, देखिए आर्ट एंड कल्चर काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कला मानव अभिव्यक्तियों का माध्यम है कि वो किस तरह से सोचता है, वो क्या सोचता है, ये सब आपको आर्ट एंड कल्चर से देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहली बात बताइए कि हड़प्पाकालीन कला को जानने का स्रोत हमारे पास क्या है? वही पुरातात्विक साक्ष्य। किताबें नहीं मिली, लिपिगत साक्ष्य नहीं मिले, लिपि मिली परंतु पढ़ नहीं पाए। हमें क्या मिला? धातु कला। धातु कला में तांबा, कांसा, सोना, चांदी, ये सब मिला, लोहा नहीं मिला। इसमें सबसे क्लासिकल जो एग्जाम्पल है वो है मोहनजोदड़ो से मिली कांसे की नृत्य करती हुई डांसिंग गर्ल की स्टेचू।
धातु कला के साक्ष्य उससे पहले भी थे। नवपाषाण काल में हमने तांबा सीखा, परंतु इस समय में मिश्र धातु बनाना सीख लिया। मिश्र धातु का निर्माण किया, यानी कांसा, तांबे में टीन मिलाया और कांसा बना लिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ रही। लोहा धातु से हम परिचित नहीं थे, तो लोहा धातु कला पे बता दीजिए। उसके बाद मिट्टी शिल्प कला पे बता दीजिए, जिसको हम टेराकोटा कला बोलते हैं। मिट्टी से हमने यहाँ पर हमने मूर्तियाँ बनाई, चिकोटी विधि से बनी थी, हाथों से ही बनी थी। दूसरा मृदभांड बनाए, इसके अलावा खिलौने बनाए। ये सब उस समय हड़प्पाई लोगों की कला के रूप हैं, जो कि मिट्टी के रूप में हमारे सामने नजर आए। पशु पक्षियों की मूर्तियाँ, मानव मूर्तियाँ, ये सब मिट्टी से बनी। चित्रकला के भी साक्ष्य। अब कहेंगे सर चित्रकला कहाँ है, तो ये जो मृदभांड थे जिसको हमने आग में पका लिया था, इस पर हमने लाल तथा काले रंग से चित्रकारियाँ भी की। एक ऐसे मिट्टी का बर्तन का टुकड़ा मिला है लोथल पे, जिसपे एक पेड़ बना है और पेड़ पर एक कौवा बैठा और नीचे लोमड़ी बैठी हुई है। IAS में ये प्रश्न पूछ लिया गया था। सोचिए, पूरा का पूरा चित्र बना हुआ है एक मिट्टी के टुकड़े पर, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े पर बना हुआ है, जो कि पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी जैसी कथा का चित्र बताता है। चित्रकला थी। इसके बाद प्रस्तर कला, मतलब पाषाण कला, यानी कि पत्थरों पर निर्मित कलाएं। हमें बहुत सारे पाषाण उपकरण मिले हैं यहाँ से, मूर्तियाँ भी मिली हैं, ठीक है। और फिर पत्थरों से मनके बनाने का कार्य हुआ। मनके क्या थे? बीड्स, जिनको ये गले में डालकर पहनते थे। मनके बड़ी मज़ेदार चीज़ थी। जो बीड्स थी वो पत्थर से बनाते थे, सिलखड़ी मिट्टी से बनाते थे। इसके अलावा धातु के भी मनके मिले। इसके अलावा वास्तुकला की बात करें अगर हम, तो वास्तुकला में क्या देखेंगे आप कि भैया नगर बनाए, सड़कें बनाई, मकान बनाए, अन्नागार बनाया, स्नानागार बनाया। तो ये सब क्या है? ये आर्किटेक्चर के उदाहरण हैं। राजा भोज ने ये बनाया, तो भैया हड़प्पा वालों ने अपना स्नानागार भी तो बनाया था, अन्नागार भी बनाया। उन्होंने जो मकान बनाए आज से 5000 साल पहले, वो आज भी बने हुए हैं। ये छोटी मोटी बात तो है नहीं, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि हड़प्पाकालीन जो कला है वो उस समय के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक विशेषताओं को दर्शाती है। ये कोई नई बात नहीं है। आप किसी भी काल की कला के बारे में ये बता सकते हैं कि कला क्या है, उस समय के समाज, धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करती है। तो बेटा इस तरह से अगर पॉइंट वाइज लेके जाएंगे तो आपको मार्किंग अच्छी होनी है। 11 में से अच्छे अंक जो मिलते हैं उसमें आप 7, 8, 9 की रेंज पकड़ लीजिए। 5 में से 3.5, 4 मिलते हैं। 3 में से 3 भी मिलते हैं, 2 भी मिलते हैं, 1 भी मिलता है, 0 भी मिलता है। सबसे बेहतर है अपने को पकड़ बना के रखनी है। 3 मार्कर के लिए ज़्यादा फोकस्ड रहना है। ये पहला पेपर था जो कि 117वें क्रम का था। ठीक, चलिए, थैंक यू।